उत्तर प्रदेश का रामपुर का क्षेत्र था, वहाँ से लड़की को लाए। तो उसमें जब लड़की वहाँ गई, लड़की को नहीं था पता, लड़की को पहले केरला घुमाया गया, केरला से फिर मतलब 1 महीना तो मतलब उसको पता नहीं लगा कि मतलब क्या है इस विषय के ऊपर, मतलब उसको ये भी जानकारी नहीं थी कि वो मुसलमान है। लेकिन जब लड़की को उत्तर प्रदेश लाया गया, 20-25 दिन के बाद उत्तर प्रदेश उसको लेके आए, और जब वो उस क्षेत्र में पहुंची और जब वहाँ की परिस्थितियाँ उसने देखी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र देखा और उसके घर में जब वो पहुंची, तो उसने आगे पाया कि जिसके साथ वो गई है वो तो मुसलमान है, और उसके आगे पहले से ऑलरेडी जो है 3 बच्चे हैं और उसकी शादी हो रखी है। हमने पाया कि उसकी जो आइडेंटिटी थी, उसकी जो पहले वाली पत्नी थी वो भी हिंदू थी। तो आप देखिए कि कितने योजनाबद्ध तरीके से मतलब केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट, मतलब जो पहली बीबी थी वो भी हिंदू थी और दूसरी जिसको वो भगा के लेके गया वो भी हिंदू थी। उस लड़के का हिमाचल में बसना या हिमाचल के कल्चर या यहाँ इससे कोई वास्ता नहीं है। नहीं कोई मतलब सिंगल एजेंडा है कि हिंदू लड़की से शादी करनी, वो भी स्वर्ण से। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में भी कहीं ना कहीं एक डेमोग्राफिक चेंज लाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें ईसाई मिशनरीज भी शामिल हैं। आप देखिए आर्थिक जिहाद एक बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौती है। आज हमारे जितने भी छोटे छोटे व्यवसाय थे जिनमें हिंदू व्यापारी काम करते थे, चाहे वो फिश मार्केट हो गई, वेजिटेबल मार्केट हो गई, फ्रूट मार्केट हो गई। आप शिमला का उदाहरण देखिए, कितने हिंदू लोग हैं जो वहाँ फ्रूट मार्केट में काम कर रहे हैं। दूध की जो इंडस्ट्री है, दूध की इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, वहाँ दूध की जो सप्लाई हो रही है, पैकेट्स जो दिए जा रहे हैं, उनको जो है कौन दे रहा है वहाँ पे? जरा देखिए शिमला में क्या हाल है। और हमारे व्यापार को भी टारगेट किया जा रहा है। मैं बार बार अपने समाज के लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को आने से रोकें। देखिए लैंड जिहाद जो है ये बड़ा सुनियोजित ढंग से अपने प्रदेश में किया जा रहा है। दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ आपका रवि रौनखर। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पहुँचे हैं। दर्शकों आपको बता दें कि हमारा सनातन समाज इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुछ हमें दिखाई देती हैं और कुछ अदृश्य हैं। जो अदृश्य हैं उनमें से जिहाद से लेकर धर्म परिवर्तन से लेकर और भी कई तरह की चुनौतियां हैं। आज हम उन पे बात करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग भोले भाले हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमारे लोग सॉफ्ट टारगेट की तरह विधर्मियों के निशाने पर हैं। कई सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, और हमारे व्यापार के ऊपर, हमारी भूमियों के ऊपर कई तरह के खतरे जो हैं मंडराने लगे हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे हिंदू जागरण मंच के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री कमल गौतम जी से। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बहुत कम समय में आप ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए एक लंबा समय लगता है, आपको ग्राउंड पे कार्य करना पड़ता है। और मैं उन योद्धाओं को नमन करता हूं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, जो सनातन को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उनकी कहानी ही हम आज आपको बताने जा रहे हैं। कमल जी, बताइए कि क्या लव जिहाद या फिर इस तरह की जो चुनौतियों के बारे में हमने बात की, ये कोई ख्याली पुलाव है या कोई शफूगा है या फिर ये सच्चाई है? रवि जी, जहाँ तक लव जिहाद की बात है, लव जिहाद जो शब्द है उसको सबसे पहले केरला हाईकोर्ट ने कोट किया था। और केरला हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में इस शब्द का प्रयोग किया था जब वहाँ पर हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण किया जा रहा था और जिहादी ट्रैप में, मतलब प्रेम जाल में फंसा करके उनको धर्मांतरण की ओर बढ़ाया जा रहा था, और वो मास कन्वर्जन वहाँ पे हिंदू बच्चियों का उस रूप में किया जा रहा था। तो उसके बाद केरला हाईकोर्ट ने इसको कोर्ट किया। और हमारे जैसे संगठन इस विषय के ऊपर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। और आए दिन हमारे सामने ऐसे अनेकों लव जिहाद के मामले आ रहे हैं जिनमें जिहादी मानसिकता के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक जो है इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर हिमाचल की ही मैं बात करूं तो हिमाचल के कुल्लू ज़िला में अभी पिछले दिनों एक घटना हुई थी जिसमें हम दिल्ली से पुलिस की सहायता से उस बच्ची को बचा करके लाए थे। एक घटना जो है कांगड़ा ज़िले की है, अभी अगस्त महीने में वो घटना हुई थी जिसमें कश्मीर से हम उस बच्ची को बचा करके लाए थे।
ठीक ऐसा ही एक मामला शिमला में भी पिछले वर्ष आया था। बिलासपुर में अभी लगभग कोई 20 दिन पहले एक घटना हुई थी, उसमें हम उत्तर प्रदेश के रामपुर से उस बच्ची को बचा करके लाए। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये एकाएक नहीं हो रही हैं, या ये हम संयोग नहीं इन घटनाओं को हम कह सकते। ये निश्चित तौर पर एक षड्यंत्र के तहत हिमाचल प्रदेश की देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक प्रयोग किया जा रहा है। और इस प्रयोग में इस्लामिक संस्थाएं और ये जो मस्जिदें और मदरसे आज कुकुरमुत्ते की तरह पूरे हिमाचल प्रदेश में फैल रहे हैं, ये इन जिहादी गतिविधियों के अड्डे हैं और वहीं से ये गतिविधियां संचालित की जाती हैं। जी जी गौतम जी, मेरा प्रश्न ये है कि लड़का और लड़की इनके भागने का रिवाज जो था वो हमने 90 के दशक में जब फिल्मों का प्रभाव बढ़ा तब ये चीज़ें हम सुनते थे कि हाँ जी वो कुड़ी मुंडू दौड़ी के एक पास से बहुत रेयर फिनोमिना होता था। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर 100 लव जिहाद के मामले आते हैं तो उनमें से प्रदेश से बाहर के लड़के कितने, मतलब बाहर से यहाँ पर आए और टारगेट किया और चले गए, वो कितने हैं? और ये लोकल जो है वो कितना बड़ा आंकड़ा है? अधिकांश मामले जो है प्रदेश से बाहर के ही होते हैं अभी तक, जो हिंदू जागरण मंच के पास जो डाटा है। क्योंकि आप देखिए ये विषय ऐसा होता है कि इसमें परिवार जो है समाज के डर से और सामाजिक बदनामी के डर से इन विषयों को रिपोर्ट नहीं करता है। जी जी। और दूसरी बात, हमारी जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सेकुलर मोड में होकर के काम करता है। जिस दृष्टि से हिंदू जागरण मंच देखता है उस दृष्टि से शायद पुलिस इन मामलों को नहीं देखती है। और कई मामलों में तो ये भी पाया गया कि पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, और यदि किसी गरीब परिवार की बच्ची गई है तो अगर परिवार से पुलिस ये कहे कि भाई हम अगर उत्तर प्रदेश से या केरल से जाकर के आपकी बेटी को लाएंगे तो वहाँ 1 लाख खर्चा आएगा। अब जिस परिवार के पास अपनी रोजी रोटी के अलावा कुछ नहीं है वो इतना पैसा कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो अधिकांश मामलों में ये होता है कि या तो परिवार थक हार के छोड़ देता है विषयों को, या फिर पुलिस अगर थोड़ा बहुत उसमें कोऑपरेट करती है या हम लोगों के संज्ञान में अगर विषय आ जाता है तो हिंदू जागरण मंच इन विषयों को एड्रेस करता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत से मामलों में हम बच्चियों को बचा करके लाए हैं। अभी ताजा मामला जो मैं आपको बता रहा था, वीरांगना वाहिनी प्रमुख है हमारी, उन्होंने कांगड़ा की एक बेटी के साथ ये मामला हुआ था तो उसको वो जम्मू कश्मीर से बचा करके लाए, सुरक्षित लाए। और रही दूसरी बात कि रिपोर्टिंग की, जहां आप देखिए कि हर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की ही जो है वो रिपोर्ट होती है, उसमें कहीं भी लव जिहाद का जिक्र जो है पुलिस नहीं कर पाती है। और दूसरी बात, जब बेटी मिल जाती है तो ये माँ बाप भी ये चाहते हैं कि उसकी अगले जीवन के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए वो कानूनी पचड़ों में पड़ने से बचते हैं। लेकिन हमारा जो आंकड़ा है हम बड़ा स्पष्ट इस विषय के ऊपर काम करते हैं और हिंदू जागरण मंच की एक अपनी एसओपी है, उसका हम पालन करते हुए उन बच्चियों को बचाने का काम करते हैं। गौतम जी ये बताइए कि इनका तरीका क्या होता है, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, ये कैसे इसको अंजाम देते हैं, वो तरीके बताइए। रवि जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी हिंदू जागरण मंच इस विषय के ऊपर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है और हम बार बार लोगों से अपील करते हैं कि अपने क्षेत्र में आने वाले बाहरी लोगों के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि हिंदू जागरण मंच का विषय ही अपने समाज की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो उस दृष्टि से जितने भी फेरी वाले बाहर से आ रहे हैं उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, कोई उनकी जो है प्रॉपर जो है एंट्री नहीं होती हमारी पुलिस के पास। अब जब हिंदू जागरण मंच इस विषय के ऊपर काम कर रहा है तो काफ़ी हद तक हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जो है पुलिस भी इन विषयों को सतर्कता के साथ जो है ले रही है और उनके वेरिफिकेशन और एंट्रीज वगैरह की जा रही हैं। लेकिन फिर भी जिस स्तर पे और जितनी चौकसी के साथ ये काम होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो एक तो पहले जो आज से 2-4 साल पहले तक जो इनका काम करने का तरीका था वो ये था कि बाहर से कोई कामगार यहाँ आ रहा है, कोई काम करने की तलाश में आ रहा है, वो काम कर रहा है, कोई फेरी लगाने वाला आपके गांव में आ रहा है, तो व्यक्तिगत संपर्क जब हो जाते हैं, आमने सामने बात हो रही है, तो एक तो ये तरीका। लेकिन अभी आप देखिए जब से हम इस विषय के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने थोड़ा सा इनके जो काम हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हमने अंकुश लगाने का जब काम किया तो कहीं ना कहीं अब इन्होंने अपना जो काम करने का तरीका है उसको बदला और थोड़ा हाईटेक किया है। आज की डेट में जितनी भी आपकी डेटिंग ऐप्स हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनके ऊपर हमारी बच्चियाँ 12 साल 14 साल 16 साल की बच्चियाँ 8वीं से लेकर के कॉलेज के फाइनल ईयर तक की जो एज ग्रुप है, ये बच्चियां बहुत एक्टिव रहती हैं इन सोशल साइट्स के ऊपर। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं योजनाबद्ध तरीके से
इन प्रोफाइल्स को फिल्टर करते हैं और उन बच्चियों का पूरा बैकग्राउंड प्राप्त करके उसके बाद उनको स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं और उनके साथ चैटिंग करते हैं, उनके साथ जो है डेटिंग साइट्स के ऊपर उनको लेके आते हैं। और कई बार तो ये भी पाया हमने कुछ मामलों में कि अभी बड़े चौंकाने वाले मामले, जो अभी पिछले 2-3 मामले हमने मतलब जिनका पर्दाफाश किया और जो बच्चियां हम बचा करके लाए, उनमें अधिकांश मामलों में ये जो डेटिंग साइट्स हैं और जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनका ही अहम रोल हुआ और इनके माध्यम से ही उन लड़कियों को टारगेट किया गया। तो लड़के यहाँ पर आए नहीं, व्यक्तिगत नहीं आए वो। तो वहीं अभी जो पिछले मैं जो बता रहा हूं आपको 2-3 मामले हुए, उनमें तो लड़के आए नहीं, उन्होंने केवल फाइनेंस किया वहां से, जैसे एयर टिकट भेज दिया किसी को, रेलवे का टिकट भेज दिया और मतलब उसको रूट बता करके उसकी फाइनेंस कर दिया। वहाँ चैटिंग करते हुए उसने मतलब उसका ब्रेन वॉश, क्योंकि ये जो एडोलसेंस एज होती है, जो हमारी 14 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक मानिए आप, मतलब ये जो एज ग्रुप होता है, इस एज ग्रुप में बहुत से इमोशनल चेंजेस होते हैं और कई बार पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रहती है बच्चियों की कि परिवार में वो खुल करके बात नहीं कर पाती हैं और परिवार भी कई बार इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण उनका लगाव जो है इन सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से ऐसे लोगों के, ऐसे एलिमेंट्स के साथ हो जाता है और वो उसको फिर एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लड़की को पता होता है कि वो जो सामने जो लड़का बात कर रहा है उसका धर्म कौन सा है, वो कौन से मजहब से है, यही पता होता है लड़की को? नहीं, अधिकांश मामलों में, मतलब मैं कहूंगा 99% मामलों में लड़कियों को ये पता ही नहीं होता कि सामने वाला जिससे हम बात कर रही हैं या जिसके साथ हमारी चैट हो रही है वो कौन से धर्म का है। क्योंकि जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, जिहादी एलिमेंट्स हैं, वो हिंदू नाम से जो है अपनी प्रोफाइल्स बना करके रखते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, अपनी जो है वो पिक्चर जो है कलावा बांधे हुए, टीका लगाए हुए या इस ढंग से वो मतलब करने का प्रयास करते हैं। मतलब जो वो फिजिकल एक्टिविटी पहले करते थे, हमारे जो हमने कई बार यहाँ हिमाचल के भी कई स्थानों पर हमने ये पाया कि वो महंगी महंगी बाइक्स लेकर के, कलावा बांध करके, टीका लगा करके जो कॉलेज के बाहर घूम रहे हैं, आईटीआई के बाहर घूम रहे हैं और हिंदू लड़कियों को स्पेसिफिकली टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अब वो ट्रेंड उन्होंने थोड़ा बदला है, हाईटेक हुए, क्योंकि उनको खतरा है कि यहाँ वो डायरेक्टली आकर के करेंगे तो उनसे फिर उसी अंदाज में निपटा जाएगा। आप लोग फिर वहां उनका प्रतिकार करते हैं? प्रतिकार नहीं करते हम, उनको जो नसीहत और जो डेमो देना होता है वो दिया जाता है, उनको उसी भाषा में समझाया जाता है। और मुझे लगता है कि सार्वजनिक तौर पर मुझे वो शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए यहाँ पे, लेकिन जिस भाषा में उनको समझाया जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल, हिंदू जागरण मंच उनको समझाता है। लेकिन अब उस चीज से बचने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनका प्रयोग हिंदू नाम रख करके लड़कियों के साथ जो है वो नजदीकियां बढ़ाते हैं और लड़की को तब तक पता नहीं लगता। कई बार तो कई मामलों में तो ऐसा भी हुआ है कि 6-6 महीने तक लड़की को पता ही नहीं होता कि सामने वाला मुसलमान है, वो हिंदू बन करके ही उसके साथ रहता है बाहर। और देखिए इनकी फंडिंग इतनी जबरदस्त होती है लव जिहाद के ऊपर। आप देखिए अभी पीछे मैं एक अखबार की कटिंग दे रहा था, महाराष्ट्र मुंबई में कहीं वो पब्लिश हुई थी, तो उसमें हिंदू लड़कियों के रेट फिक्स हैं। आप देखिए अभी जो उत्तर प्रदेश में जो लोग धर्मांतरण के रैकेट में पकड़े गए हैं उसमें भी लड़कियों के रेट तय हैं और वो जाति के आधार पर तय किए उन्होंने। राजपूत लड़की का 12 लाख, ब्राह्मण लड़की का 10 लाख, सिख लड़की होगी तो उसका 8 लाख, इस प्रकार से उन्होंने रेट तय किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और एक इंडस्ट्री के रूप में ये काम कर रहे हैं। और आपने कहा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, बड़े कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल तरीके से काम कर रही है। तो मुझे ये बताइए कि हिमाचल में जो जितने भी मैक्सिमम केसेस आपने देखे हैं, आपको मैक्सिमम लड़कियां किस कैटेगरी की मिली? देखिए अभी तक तो जो लेटेस्ट में अगर पिछले 3 महीने की बात करूं तो अधिकांश लड़कियां हमें राजपूत और ब्राह्मण फैमिलीज की मिली, क्योंकि उनके रेट ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। क्या सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया कौन सा है हिमाचल का? मतलब हिमाचल में इस वक्त जिहाद की जो घटनाएं हैं सबसे अधिक कहाँ हो रही हैं? देखिए इसमें अभी तक हम स्पेसिफिकली हम ये नहीं बता सकते कि मतलब कौन, क्योंकि देखिए कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ ये घटनाएं नहीं हो रही। क्या ऊना में हो रहा है? देखिए जो आपके हाँ बिल्कुल ऊना में हो रहा है और ऊना में बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। अभी पीछे 2 मामले हमारे ध्यान में आए थे और वहाँ से उन 2 लड़कियों को हम वापस भी लाया गया उनको हिंदू समाज के द्वारा, लेकिन वो दोबारा लड़कियाँ जो है उनको नहीं हम रिटेन कर पाए और वो चली गई लड़कियाँ। तो ऐसे अनेक मामले शिमला में बहुत मामले हुए, कुल्लू में ये घटनाएं हुई हैं। कुल्लू में मैंने आपको बताया कि दिल्ली से हम एक नाबालिग लड़की को लाए और वहाँ का जो स्थानीय मौलवी था कुल्लू की मस्जिद का, वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व
था जिसने उस लड़की को उस लड़के के साथ, मुस्लिम लड़के के साथ वहाँ से भगाने में पूरी सहायता करी थी। तो इस प्रकार के मामले हर जिले से आ रहे हैं। अगर लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ दिया जाए, ये दो अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक लाहौल स्पीति से हमारे ध्यान में कोई ऐसा मामला नहीं आया है और किन्नौर के भी अपर एरिया से अभी तक कोई ऐसा मामला हमारे ध्यान में। कम्युनिटी वैसे भी बहुत स्ट्रांग है इस मामले में, क्या ये कह सकते हैं? मुझे ये लगता है कि वो लोग अपने धर्म के प्रति बड़े इंटैक्ट हैं और मतलब उनकी जो शिक्षाएं हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग, और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो धर्म परायणता है उनकी, वो उन लोगों को इस चीज़ से बचा रही है। आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि मुझे भी कई चीज़ें जो हैं वो गौतम जी से ही पता लगी। हम पत्रकार होने के बावजूद भी इतने अवेयर नहीं हैं। जो इन्होंने मुझे बातें बताई, कुछ मैं कैमरे पे नहीं बता सकता, वो इतनी क्योंकि उसमें हम आइडेंटिटी भी शो नहीं करना चाहते, ताकि किस तरह का कोई टैबू क्रिएट हो, कोई कलंक, क्योंकि हमारा समाज जो है इन चीज़ों को एज अ कलंक लेता है। जैसे गौतम जी ने पहले बताया कि फ्यूचर भी उन बच्चों का हमें देखना है। हमें आप 2-3 एग्जाम्पल बताइए कि आपको जानकारी मिली और आप गए, रास्ते में आपने क्या किया, कैसे आप रेस्क्यू करते हैं। ये कोई आम कार्य नहीं है जी। आपने किसी मुस्लिम बहुल इलाके में जाना है जहां पर मतलब बड़े बड़े लोग जाने से वहां पर घबराते हैं, ऐसे माहौल क्रिएट किए। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आप अंजाम देते हैं चीज़ों को। देखिए, ऐसा है कि हिंदू जागरण मंच की कुछ अपनी एसओपीज़ हैं और हमारे कार्यकर्ता उन एसओपीज़ का पालन करते हैं। हमारा जो बेटी बचाओ आयाम है हिंदू जागरण मंच का, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हिंदू जागरण मंच के 6 आयाम हैं, उनमें से एक प्रमुख आयाम है बेटी बचाओ आयाम। और बेटी बचाओ जो आयाम है हमारा, उसमें इन्हीं विषयों के ऊपर हम काम करते हैं। और जो बेटियां इस प्रकार से लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि अधिकांश मामले तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं, और जो कई बार तो मामले मतलब हमारे जैसे संगठनों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। माँ बाप कई बार समाज के डर से या दूसरे कारणों से जो है उन विषयों को उजागर ही नहीं करते, छोड़ देते हैं कि हमारी तरफ से। अभी एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, शिमला के अपर एरिया का उदाहरण है। वो बेटी जो है यहाँ से चली गई, लव जिहाद में उसको ट्रैप कर लिया गया और हमने उसको ट्रेस आउट भी कर लिया। और ट्रेस आउट वो लड़की जो है किसी दूसरे राज्य में हुई, और हिंदू जागरण मंच ने जब ट्रेस आउट किया तो उस समय जो है हमने उसके माता पिता से संपर्क करने का प्रयास किया। और जब हमारी टीम ने उनसे संपर्क किया तो माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है। तो हमारे लिए ये समस्या खड़ी हो गई कि यदि हम उस बेटी को वापस भी लाते हैं, और वो उसकी जो कंडीशन थी उस टाइम, क्योंकि शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, और इनका ये सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि जब भी लड़की को भगा के लेके जाएंगे तो सबसे पहले उसको प्रेग्नेंट करेंगे, ताकि वो लड़की वापस आने लायक ना रहे। जब तक उसको ये पता चलता है कि मैं इस ट्रैप में फंस चुकी हूँ और मुसलमानों के ट्रैप में आ चुकी हूँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लड़की भी फिर मतलब उस ट्रैप से निकल पाने में असमर्थ होती है। और फिर उसके बाद जो है उसका कन्वर्जन किया जाता है। जो जिस ढंग से ये लोग काम करते हैं, कन्वर्जन के लिए यदि कोई लड़की तैयार नहीं होती है तो आपके ध्यान में अनेकों ऐसे मामले हैं जिसमें हिंदू लड़कियां जो है सूटकेस में और बैगों में पाई गई हैं, किसी नाले के किनारे उनके टुकड़े पाए गए हैं, ब्रीफ केस में जो है वो लड़कियां पाई गई हैं। तो वो सारे वो ही मामले हैं जिनमें लड़की ने कन्वर्जन करने से मना कर दिया। अदरवाइज कुछ लड़कियां जो है मजबूरी में डर के मारे वो तैयार हो जाती हैं कन्वर्ट होने के लिए, और वो कन्वर्ट होती हैं और फिर उसी नर्क में उनका जीना होता है। क्योंकि अभी देखिए यूपी में तो लव जिहाद के ऊपर बड़ा सख्त कानून है, और उस कानून के अंतर्गत जो है कोई भी मुसलमान जो है दूसरी शादी करने से पहले उसको जो है उस कानून के अंतर्गत जो है कई ऐसे प्रावधान है जो उसको रोकते हैं। अभी 2-3 मामले हमारे ध्यान में आए, वहाँ से हम लड़कियाँ लाए, तो वो लड़कियाँ केवल इसलिए बच पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून के कारण से वो उनको लीगली उनके साथ शादी नहीं कर पाए, और जिस कारण से जो है वो लड़कियाँ जो है मतलब हम बचाने में कामयाब हुए। क्या जैसे आपने बताया कि कई बार क्या होता है कि लड़की आने से मना करती है क्योंकि नया एक प्रेम होता है और उनको लगता है कि यही मेरा जीवन है। उसके बाद क्या होता है? कभी आपने फॉलोअप्स किए हैं कि 2-3 साल बाद उस लड़की का क्या बना? हाँ, कई मामलों में। अभी एक मामला हमारे ध्यान में आया, मंडी जिले का मामला है और लगभग 2-3 महीने पहले का विषय है। एक लड़की, आज से लगभग कोई 4-5 साल पहले की घटना है, उस समय मतलब वो लव जिहाद का शिकार हुई, और जो मुस्लिम उसको भगा करके लेके गया कश्मीर, वो उसके साथ गई, लेकिन पुलिस की सहायता से और मतलब अपने जो हिंदूवादी संगठन है उनकी मदद से उस लड़की को वहाँ से बचाया गया।
बचाने के बाद जो है उस व्यक्ति को जो है बुक किया गया, उसके ऊपर पॉस्को वगैरह लगा, जो भी कानून के हाँ जो भी था वो लगा उसके ऊपर। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसके परिवार ने और दूसरे लोगों ने, क्योंकि लड़की का परिवार इतना सक्षम नहीं था, उसको उन्होंने मैनेज किया, चाहे फाइनेंशियली मैनेज कर लिया, क्योंकि जो लोग इस ढंग का काम करते हैं उनके पास फाइनेंस की कमी नहीं होती है। तो फाइनेंशियली मैनेज करके लड़की की स्टेटमेंट अपनी फेवर में दिला करके वो वहाँ से रिलीज़ हो गया। और देखिए जब वो लड़की बालिग हुई 3-4 साल के बाद, जब वो 18 साल की हुई, तो उसके बाद जो है वो दोबारा उसको भगा के ले गया। तो उसके बाद हमने प्रयास किए, लेकिन लड़की ने मना कर दिया आने से। लेकिन 3 साल के बाद वही लड़की जो है रोती बिलखती हुई दोबारा पुलिस के पास गुहार लगाती है, हमारे पास गुहार, मेरे को व्यक्तिगत फ़ोन आया, वहाँ से बात हुई मेरी, हमारे वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, दूसरे संगठनों के भी कार्यकर्ता थे, उनसे भी हमें फीडबैक मिली। तो मतलब वो बाद में उसने गुहार लगाई कि मेरे ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहा है, मुझे वहाँ कन्वर्ट करने का। तो कई बार हमारी अपनी लड़कियों की भी गलती होती है। देखिए मैं इसमें तो अभी कितने बच्चे हैं नहीं, अभी उसका चाइल्ड कोई नहीं आगे, लेकिन वो मतलब तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि चाइल्ड नहीं है? तो शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने उस विषय के ऊपर फिर ज्यादा, क्योंकि वो कानून अभी परिवार क्यों नहीं उसे अपना रहा? नहीं, अभी तो वो अपने परिवार के साथ ही है, मायके में है वहाँ पे। अच्छा, आ चुकी है? हाँ, आ चुकी है वो, अभी वो अपने परिवार के साथ ही है। और वो कोर्ट में, मतलब मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मतलब मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो है कानून संबद्ध जो भी उसमें होगा वो करेगा। लेकिन अधिकांश मामलों में हमने ये पाया कि जो भी लोग जो है ऐसी लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनमें से अधिकांश लोग पहले से शादीशुदा होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, और स्पेसिफिकली वो टारगेट करते हैं। अभी एक उत्तर प्रदेश से हम लड़की को बचा के लेके आए, तो जब कब की बात है ये अभी लगभग कोई 1.5 महीना पहले की बात है। कौन सा जिला था? जिला उत्तर प्रदेश का रामपुर का क्षेत्र था, वहां से लड़की को लाए। तो उसमें जब लड़की वहां गई, लड़की को नहीं था पता, लड़की को पहले केरला घुमाया गया, केरला से फिर मतलब 1 महीना तो मतलब उसको पता नहीं लगा कि मतलब क्या है इस विषय के ऊपर, मतलब उसको ये भी जानकारी नहीं थी कि वो मुसलमान है। लेकिन जब लड़की को उत्तर प्रदेश लाया गया, 20-25 दिन के बाद उत्तर प्रदेश उसको लेके आए, और जब वो उस क्षेत्र में पहुंची और जब वहाँ की परिस्थितियां उसने देखी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र देखा, और उसके घर में जब वो पहुंची, तो उसने आगे पाया कि जिसके साथ वो गई है वो तो मुसलमान है, और उसके आगे पहले से ऑलरेडी जो है 3 बच्चे हैं और उसकी शादी हो रखी है। और आप देखिए कि जब मैंने पर्सनली उस केस को इन्वेस्टिगेट किया हमने, और पर्सनली पुलिस ने उसमें कोई सहयोग नहीं किया हमारा। पुलिस ने पैसे मांगे परिवार से, परिवार जो है इस स्थिति में नहीं था कि वो पैसे दे पाता। मैं साधुवाद देना चाहूँगा उस बच्ची के पिता को और उस बच्ची के माँ को, जिन्होंने इतना बोल्डनेस दिखाई और उस बच्ची को वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने साहस किया और उसको निकाल के वहाँ से लाए। अभी रक्षाबंधन के समय उस बच्ची को वहाँ से बचा करके हम लाए हैं। तो वहाँ पर जब वो लड़की गई, तो तब जा करके उसको पता लगा कि भाई ये तो पहले से शादीशुदा है। और जब हमने उसकी खोजबीन की, उसका मोबाइल ट्रैक किया, और लड़के का मोबाइल जो है गलती से लड़की के पास आ गया था, जब हमने उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर डाल करके देखा, तो हमने पाया कि उसकी जो आइडेंटिटी थी, उसकी जो पहले वाली पत्नी थी, वो भी हिंदू थी। तो आप देखिए कि कितने योजनाबद्ध तरीके से, मतलब केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट, मतलब जो पहली बीबी थी वो भी हिंदू थी और दूसरी जिसको वो भगा के लेके गया वो भी हिंदू थी। उस लड़के का हिमाचल में बसना या हिमाचल के कल्चर या यहाँ इससे कोई वास्ता नहीं है? नहीं, कोई मतलब सिंगल एजेंडा है कि हिंदू लड़की से शादी करनी, वो भी स्वर्ण से। तो उसके स्वर्ण हो चाहे, मतलब वहाँ जाति का कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर जाति का विषय है। मतलब वो, मतलब जो उनको सॉफ्ट टारगेट मिलेगा उसको वो टारगेट करते हैं। लेकिन हाँ, उनकी कोशिश रहती है कि इससे जो है पैसा कमाया जाए, तो इसलिए जो है वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब वो किसी पर्टिकुलर जाति की ही लड़कियों को टारगेट करेंगे। उनको कितने पैसे मिलते हैं एक केस पे लगभग? जैसे आपने पहले बता रहे थे कि कितने 10 लाख रुपए तक मिलते हैं? हाँ, देखिए इनका रेट तय है, और ये रेट जो है इनकी जो इस्लामिक संस्थाएं हैं बहुत सी, अभी अखबार की एक कटिंग मेरे पास आई थी, उसमें तय था रेट कि 8 लाख दिया जाएगा, कई मामलों में 10 लाख दिया जाएगा। तो अभी उत्तर प्रदेश में जो मामला पकड़ा गया, उसमें तो एक केस में ऐसा भी हुआ कि एक ही लड़का अभी तक 17 लड़कियों को, जो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में टारगेट कर चुका है। और देखिए इनका बड़ा सीधा सा एजेंडा होता है कि आपने जैसे ही एक लड़की को लव जिहाद में आपने ट्रैप किया, तो आपको जो है वो पेमेंट हो जाएगी, और आप उसको आगे, ये फिर ऐसा नहीं है कि उनको शादी करके रखेंगे, अगर तो एक आधी है तो उसको रखेंगे, लेकिन जब जिसने इसको अपना धंधा बना लिया है, जिस मुसलमान ने, वो तो भैया उसको आगे बेचेगा।
और उसको सेल परचेज करेगा आगे। तो लड़कियों को पता ही नहीं होता कि वो कितने बड़े ट्रैप में फंस रही हैं। और बहुत सी लड़कियां, अभी जिन लड़कियों को मैं बात कर रहा था, जिस लड़की को, तो उसने बोला कि जब मैंने उससे बात की, उसकी काउंसलिंग करी हमने, तो उसने कहा कि भैया काश मुझे इन बातों का पहले पता होता तो शायद मैं इस ट्रैप में फंसने से बच जाती। जो लड़की ट्रैप होती है, क्या वो पढ़ी लिखी रहती है या फिर वो कम पढ़ी लिखी रहती है? क्या ऐसा भी कोई है? नहीं, इसमें सब प्रकार के मामले आते हैं। मतलब पढ़ी लिखी भी ट्रैप में आ जाती हैं। अब जब सामने वाला अपनी आइडेंटिटी छुपा करके आ रहा है, तो आप पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कम पढ़े लिखे हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जब आपको आइडेंटिटी का पता नहीं है, आप उसको हिंदू समझ के उसके साथ जा रहे हैं, तो फिर आप चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जी, एक मेरा और प्रश्न ये है कि समाज आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है? और अभी तक आपको समाज से, चाहे उसमें व्यापारी वर्ग हो, चाहे उसमें प्रशासन हो, नेतागण हो, कैसा सपोर्ट मिल रहा है और आपको क्या सपोर्ट चाहिए? देखिए, ये समाज का विषय है और हिंदू जागरण मंच संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। और जब हम संपूर्ण हिंदू समाज की बात करते हैं तो उसमें सभी आते हैं। और जहाँ तक समाज के सपोर्ट की बात है, इन विषयों के ऊपर समाज जो है खुल करके नहीं खड़ा हो पाता। और हमारा ये आग्रह रहता है समाज से कि आप इन विषयों के ऊपर स्वयं जागरूक होकर के अपने क्षेत्र की, जब हिंदू समाज हिंदू जागरण मंच के साथ जुड़ेगा और इन विषयों के ऊपर हम काम करेंगे, मिलकर के चर्चा करेंगे, समाज के बीच में इन विषयों के बारे में बात होगी। आज से 8-10 साल पहले तो इन विषयों के ऊपर बात तक नहीं होती थी। और बहुत कम पत्रकार भी, मैं आपको इस चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा रवि जी, कि आपने इतना साहस दिखाया कि आप इस विषय के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अन्यथा पत्रकार तो इन विषयों से कतराते हैं और उनको लगता है कि कहीं ये सांप्रदायिक विषय ना बन जाए, लेकिन ये सांप्रदायिक विषय नहीं है भैया। ये सीधी सीधी एक चुनौती है हमारे सामने, हमारे समाज के विघटन को रोकने का हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं इस विषय के ऊपर समाज की उदासीनता हम लोगों के आड़े आती है, सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, समाज से सपोर्ट नहीं मिलता। निश्चित तौर पर कई बार क्या सपोर्ट कर सकते हैं वो आपको? देखिए, जो हम दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। देखिए रवि जी, हर प्रकार से सपोर्ट किया जा सकता है। जो लोग अपना समय दे सकते हैं इन विषयों को एड्रेस करने के लिए, वो संगठन के साथ जुड़ें और अपना समय दें। जो लोग आर्थिक तौर पर, क्योंकि देखिए जब हम किसी बच्ची को बचाने के लिए जाते हैं तो उसमें अर्थ का प्रयोग होता है। जब हम कोई कार्यक्रम इन विषयों के ऊपर करते हैं कहीं, तब भी इन विषयों पर अर्थ का प्रयोग होता है। तो निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर हमें, मतलब अभी देखिए हमारे कार्यकर्ता अपने आप से ही इन विषयों को एड्रेस करने का काम करते हैं और अपने उससे ही कार्यकर्ता जो है खर्चे से अपना खर्चा निकाल करके इन सारे विषयों के ऊपर काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि समाज जो है आर्थिक तौर पर भी हमें सपोर्ट कर सकता है और इन विषयों के ऊपर यदि आर्थिक तौर पर हमें सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित तौर पर संगठन का विस्तार होगा, संगठन का काम भी बढ़ेगा। क्योंकि निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है और जब तक संपूर्ण समाज इन विषयों के ऊपर जागरूक होकर के हर प्रकार से समर्थन नहीं देगा, तब तक जो है हमारे लिए भी संभव नहीं होगा कि हम इन विषयों को ज़्यादा एड्रेस कर पाएँ। अगर हमने इन विषयों को एड्रेस नहीं किया तो आप क्या देखते हैं अगले कितने समय में क्या स्थिति हो सकती है? क्या हिमाचल भी बंगाल, असम, केरल या कश्मीर बन सकता है? आप कहाँ तक, आपका अनुमान क्या है? देखिए, ये जो विषय हैं, ये विषय ऐसे हैं कि इन विषयों के ऊपर हम लोगों को बड़ी तीव्रता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी चुनौती नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं अभी तक हिंदू समाज जो है स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित है, जिसमें वो अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का ही महिमा मंडन करता है। कहीं ना कहीं जो सेकुलर सोच हमारे समाज की है, जो तथाकथित सेकुलरिज्म का इंजेक्शन इस समाज को पिछले 70 वर्षों में शिक्षा पद्धति, बॉलीवुड और दूसरे माध्यमों से दिया गया है, उस इंजेक्शन के कारण अपना समाज इतने मानसिक पतन के ऊपर खड़ा है कि अभी तक वो अपने दुश्मन को नहीं पहचान पा रहा है और इसी चीज़ का लाभ उठा करके वो लोग इन सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हिंदू समाज, विशेषकर हिमाचल की यदि मैं बात करूं, देखिए आपके पास लाइव एग्जाम्पल हैं बंगाल के। बंगाल में क्या हुआ अभी पोस्ट पोल जो घटनाएं हुई, स्पेसिफिकली हिंदू समाज को टारगेट किया, हजारों घर जला दिए, हजारों बलात्कार की को गिनती अभी तक सामने नहीं है। मतलब मेरे पास जो आंकड़ा है, मेरे वहाँ के जो बंधु हैं, मेरे जो वहाँ के संगठन के कार्यकर्ता हैं, मित्र हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी।
तो वहाँ पर 4000 के आसपास तो गांव ऐसे हैं जो हिंदू विहीन कर दिए गए हैं, लोग शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए विवश हुए हैं, और ये आंकड़ा नेशनल मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया है। मतलब आप सोचिए कि मतलब क्या स्थिति रही होगी वहाँ। तो कहीं ना कहीं ये क्यों हुआ, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल की डेमोग्राफी को सुनियोजित ढंग से पिछले 20 से 25 वर्षों में बदला गया। अवैध घुसपैठिए, चाहे वो बांग्लादेशी हों चाहे रोहिंग्या हों, उनको वहाँ बसाया गया योजनाबद्ध तरीके से। और मुझे जो वहाँ के स्थानीय धरातल पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर बताया कि जो वहाँ का स्थानीय मुसलमान था, उसने डायरेक्ट एक्शन में जो है, जो बाहर से मान लीजिए किसी गांव के ऊपर हमला हो रहा है, तो वहां का स्थानीय मुसलमान केवल जो बाहर से अटैक करने वाला 50 या 100 की भीड़ आ रही है, उसके सपोर्ट में वो खड़े हुए। उन्होंने उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट वहां पर ग्राउंड पर दिया। उसके बाद हिंदू जो है परिवारों के ऊपर हमले हुए, परिवारों की गर्दनें काट दी गई, माताओं बहनों का चीरहरण हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वहां का जो स्थानीय मुस्लिम समाज था, उन्होंने बाहर से आए हुए आक्रांताओं को सपोर्ट किया, जिसके कारण से ये सारा घटनाक्रम वहां हुआ। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में भी कहीं ना कहीं एक डेमोग्राफिक चेंज लाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें ईसाई मिशनरीज भी शामिल हैं, जो पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके और अनेक प्रकार के हथकंडे अपना करके हिमाचल प्रदेश में लोगों का धर्मांतरण करने का काम कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार से इस्लामिक जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, वो लव जिहाद के रूप में यहाँ काम कर रही हैं। आप देखिए, आर्थिक जिहाद एक बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौती है। आज हमारे जितने भी छोटे छोटे व्यवसाय थे जिनमें हिंदू व्यापारी काम करते थे, चाहे वो फिश मार्केट हो गई, वेजिटेबल मार्केट हो गई, फ्रूट मार्केट हो गई। आप शिमला का उदाहरण देखिए, कितने हिंदू लोग हैं जो वहाँ फ्रूट मार्केट में काम कर रहे हैं। दूध की जो इंडस्ट्री है, दूध की इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, वहाँ दूध की जो सप्लाई हो रही है, पैकेट्स जो दिए जा रहे हैं, उनको जो है कौन दे रहा है वहाँ पे? जरा देखिए शिमला में क्या हाल है। इसी प्रकार की हालत जो है बाकी शहरों में भी है, और उसी ढंग से ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये सारी चीजें की जा रही हैं, और हमारे व्यापार को भी टारगेट किया जा रहा है। मैं बार बार अपने समाज के लोगों से ये आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को आने से रोकें, और इसमें काफ़ी हद तक कई पंचायत प्रतिनिधियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। उन्होंने अपनी पंचायत में, क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली एक हद तक काम कर सकता है, सरकार भी एक हद तक काम कर सकती है। हाँ, ये समाज का विषय है, समाज को ही इसको एड्रेस करना पड़ेगा। सरकार केवल आपका सहयोग कर सकती है उसमें, क्योंकि सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें बंधी हुई है। इसलिए समाज जब तक इन विषयों के ऊपर उठ करके खड़ा नहीं होगा और स्वयं स्फूर्त उससे जो है इनको एड्रेस करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक इन विषयों को संभाल पाना हमारे लिए बहुत, यानी कि हम अपना धन भी लुटा रहे हैं, अपनी बेटियां लुटा रहे हैं, और किस किस चीज़ पे खतरा है? क्या ज़मीनों के ऊपर भी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने पंजाब में कार्य किया, पंजाब का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो पंजाबियों से और वहाँ का जो सिख और हिंदू समुदाय है उससे वो जा चुका है। वहाँ पर बहुत बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं वो वक्फ बोर्ड के बंदे बन चुके हैं। क्या हिमाचल में क्या स्टेटस है? देखिए, लैंड जिहाद जो है ये बड़ा सुनियोजित ढंग से अपने प्रदेश में किया जा रहा है, और इसमें आप देखेंगे आपके जो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके किनारे पर आप देखेंगे कई बार आपको हरे कपड़े बंधे हुए नज़र आएंगे, कोई एक चबूतरा जैसा बना हुआ नज़र आएगा। वो सारी मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और गवर्नमेंट लैंड है, प्रीशियस गवर्नमेंट लैंड है। उस पर बड़े योजनाबद्ध तरीके से पहले वो टेस्टिंग करते हैं, वहाँ पे ट्रायल और टेस्टिंग होती है। पहले हरा कपड़ा बांधा जाएगा, अगर उसका किसी ने विरोध कर दिया तो वो मतलब वहाँ से हट जाएंगे। अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो कुछ दिन के बाद वहाँ एक चबूतरा जैसा खड़ा करके ढांचा तैयार कर दिया जाएगा, और उसके बाद वहाँ चद्दर चढ़ाने का विषय शुरू हो जाएगा। कुछ एक दो लोग वहाँ आलिम टाइप में, मौलवी टाइप में वहाँ बैठ जाएंगे, वो वहाँ पे मतलब दीपक जला देंगे। हाँ, दीपक जलाएंगे उसको डेवलप करने। और उन जगहों पर माथा कौन पीटता है जा करके? हमारा हिंदू। आपने कभी किसी मुस्लिम को किसी मजार के ऊपर माथा टेकते हुए देखा कभी? कम, बहुत कम। कौन जाता है? हमारा हिंदू समाज जाता है। ये पीर बाबा, ये फलाना बाबा। अरे भाई, वो पीर बाबा कब्रिस्तान में दबा हुआ था, वहां से कैसे उठ करके वो सड़क के किनारे पहुंच गया? लाशों को पूजने का क्या सनातन या हिंदुओं में कोई रिवाज तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन भाई नहीं, लाश कहाँ है वहां पे? लाश भी नहीं है वहां, तो लाश भी नहीं है भैया, वहां तो सीमेंट है, वहां कुछ नहीं है, वो ढांचा है और वो उस भूमि को हथियाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और आप देखिए कई मामलों में उन्होंने उसको डेवलप इतना कर लिया है कि वो ये जो आतंकवाद आज फैल रहा है, कश्मीर की जो स्थिति है, वहां सबसे पहले यही चीजें तो हुई।
वहां पे उन्होंने मदरसे मस्जिदें इतनी ज्यादा मस्जिदों बना के लाउड स्पीकर से ही कहा गया था कि अपनी बेटियां और बहुओं को छोड़कर मर्द भाग जाएं। निश्चित तौर पर। तो ये कहीं ना कहीं उन आतंकियों के हाइड आउट्स बनने वाले हैं। मैं बार बार हिमाचल की जनता से ये आग्रह करता आया हूं, हमारा संगठन इस विषय के ऊपर बार बार हमने आग्रह किया कि अपने आसपास ऐसी कोई घटना हो रही है उसके प्रति आप सजग हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में वही स्थान आपके लिए चुनौती बनने वाला है। अभी आपने दिल्ली में दंगे हुए, उनमें आपने देखा होगा कि जहां जहां इनकी जनसंख्या का कंसंट्रेशन था वहां वहां जो है हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया और मस्जिदों से मदरसों से प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई। और आप देखिए तैयारी कितनी जबरदस्त थी इन लोगों की। आप कल्पना कीजिए कि यही दिल्ली का दंगा यदि रात में हुआ होता तो हिंदू समाज की स्थिति क्या होती। तो कहीं ना कहीं अपने समाज को इन विषयों के ऊपर जागरूक होकर के, और ये जो अवैध मजारें बन रही हैं, अवैध जो मस्जिदें बन रही हैं सरकारी भूमि के ऊपर, हम सरकार से भी इस विषय के ऊपर बार बार मांग कर चुके हैं कि भाई इसके ऊपर नियंत्रण किया जाए, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, और जो मदरसे देवभूमि हिमाचल में चल रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। ऐसी कौन सी शिक्षा उन मदरसों में दी जा रही है जो सामान्य स्कूलों में हमारे बच्चों के साथ उनके बच्चे नहीं प्राप्त कर सकते। हिमाचल की डेवलपमेंट में आपका कहने मतलब मैं भी समझता हूँ कई बार कि एक मदरसे में पढ़ा हुआ बालक या फिर वहाँ के छात्र जो है छात्राएं वो हिमाचल की डेवलपमेंट के लिए क्या काम आएंगे। मतलब हमारी दूरगामी सोच क्या हो सकती है, क्या पहला पॉइंट। दूसरा मेरा अपने समाज से ही ज्यादा बड़ा प्रश्न ये है कि आप धर्मगुरुओं, कथावाचकों और हमारे शक्तिपीठों में बैठे वहां पर जो हमारे समाज के लोग हैं, खासकर पंडित समुदाय जो है, इतने बाबा हमारे पास हैं मशहूर, एक से एक बड़े आदरणीय और बहुत प्रसिद्ध, जिनकी फोटोएं हमें हर घर में दिखाई देती हैं। उनका कितना सहयोग आपको मिलता है, पहला प्रश्न ये। और दूसरा ये क्या रोल अदा कर सकते हैं, अगेन मेरा वो है, अभी तक आपको क्या सपोर्ट मिली। मैं और ऐड करना चाहता हूं दर्शकों, हमारे कितने तीर्थ स्थल है, नैना देवी माता है, ज्वाला जी माता है, इतने बड़े बड़े शक्तिपीठ है जिनके पास अरबों की संपत्ति और अरबों का कैश है। वो संसाधन क्या हिंदू जागरण मंच जैसे संस्थानों को, इनको क्यों नहीं वहां से सपोर्ट मिलती? क्योंकि ये नहीं बताएंगे, गौतम जी नहीं बताएंगे, लेकिन हमें पता है कि किस तरह से एक एक रुपया जोड़ के ये लोग भागते हैं। सुबह 4 बजे, दोपहर रात, दिन रात, आंधी तूफान, कहां जाना है, मुंबई जाना है जी, कश्मीर जाना है, केरल जाना है, कैसे भागकर ये हमारी बच्चियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे कथावाचकों, हमारे धर्मगुरुओं और मंदिरों से आपको क्या सपोर्ट मिल रही है, हमें ये बताइए हिमाचल को। देखिए, मैं स्पेसिफिकली किसी को इस बात के लिए दोष भी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी तक हमारा समाज इस स्थिति तक जागरूक नहीं हुआ है कि इन विषयों की गंभीरता को समझे। हाँ, जिन परिवारों के ऊपर बीतती है, जो इसके भुक्तभोगी हैं, वो ज़रूर हम लोगों के साथ जुड़ करके काम करने का प्रयास करते हैं। और रही हमारे मठ मंदिरों की बात, तो मैं पहले भी कई बार इस बात को कह चुका हूं कि हमारे जो मंदिर हैं, खासकर जो हमारे शक्तिपीठ हैं, उनका अधिग्रहण सरकार ने कर रखा है। हमारी शक्तिपीठों में इतना अरबों खरबों का धन आ रहा है, क्या ये शक्तिपीठ जो है हिंदू गुरुकुलों को संचालित नहीं कर सकती? कर सकती। क्या वहाँ से इस प्रकार के विद्यालय, इस प्रकार के गुरुकुल वहां पर नहीं बनाए जा सकते जहां से सनातन की शिक्षा को प्रचार और प्रसार में हिंदू जागरण मंच सामर्थ्य पूरा। देखिए गौतम जी, हमारे सनातन समाज के पास ही तो सारा पैसा है। हिमाचल में अधिकतर जो धन है वो अभी भी हिंदू समाज के पास है, हिंदू मंदिरों के पास है। बिल्कुल समर्थ्यवान है, बिल्कुल समर्थ्यवान है। तो मेरा ये आग्रह है, मतलब मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार करें और हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक सरकारी नियंत्रण में रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि हम हिंदू समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हिंदू समाज के पैसे का जिस रूप में प्रयोग होना चाहिए उस रूप में वो प्रयोग हिंदू समाज के हित के लिए नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक स्वायत्त प्रबंधन बोर्ड बनाया जा सकता है जिसमें हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग, बुद्धिजीवी और उस क्षेत्र जहां वो शक्तिपीठ है वहां के प्रबुद्ध जन उसमें भागीदार हों। अभी आप देखिए श्री गुरुद्वारा प्रबंधन जो समिति है, हाँ, तो वो लोग भी तो अपने गुरुद्वारों का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो हिंदू समाज क्यों नहीं कर सकता इस ढंग से? देखिए एसजीपीसी तो चलो ठीक है, एसजीपीसी कुछ राज्यों के कुछ गुरुद्वारे, लेकिन पंजाब के सारे गुरुद्वारे इनकी अपनी अलग अलग स्टेट्स में, बिहार में भी है जी, हरियाणा में है, दिल्ली में है,
तो इस तरह से इतने सारे इनके बोर्ड हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ बड़े अच्छे से करते हैं, मन खुश हो जाता है। बिल्कुल, है ना। और हमारे मंदिर में आप देखेंगे तो बाजार और वहाँ पर भीड़ और ना अच्छे से लंगर मिल पाता है, ठीक है। और ना ही जो समाज के जो योद्धा हैं आप जैसे जो संगठन हैं जो कि दिन रात एक कर रहे हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ को स्टेक पे रखते हुए, अपनी उसको दांव पर लगाते हुए अपनी जान की बाजी लगाते हैं ये लोग। दर्शकों आपको बता दें, हम सारी बातें आपको कैमरे पे नहीं बता सकते, लेकिन जो इन पे बीतती है, अगर आप कभी इनसे मिलें, कभी इनके आप अनुभव जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि ये कितने हॉस्टाइल कंडीशंस में ये काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताया जा रहा था कि अभी भी आपकी गाड़ी में एक दो बुरके मिलेंगे, है ना भाजी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जब भी आप ऐसा कार्य करते हैं, मैं बस ये मेरा आखिरी, हम इस इंटरव्यू को कंक्लूड कर रहे हैं, पर परिवार की तरफ से कैसा सहयोग मिलता है और जब भी आप एक कार्य करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आप दर्शकों को बताइए कि अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, जो कि पहले होना चाहिए था, आखिर में हम बता रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा अपने स्वार्थ को, अपने परिवार को पीछे रख के समाज को आपने आगे किया है, जो कि बहुत रेयर फिनोमेना है। ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। नहीं, देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और जो मेरे संस्कार हैं वो मुझे मेरे माता पिता से, मेरे परिवार से और मेरे संगठन से मिले हैं। तो ये श्रेय मुझे नहीं जाता है, ये सारा श्रेय मेरे परिवार को और मेरे संगठन को जाता है। और संगठन है तो मैं हूँ, और संगठन से ही मुझे वो ऊर्जा और ताकत मिलती है जिसके कारण मैं हिंदू समाज के लिए ये अपना गिलहरी प्रयास दे पा रहा हूँ। और रही मेरे परिवार की बात, तो मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी जो धर्मपत्नी हैं, श्रीमती जी हैं, उनका मुझे इसमें पूरा सहयोग मिलता है और वो पूरा समर्थन करती हैं मेरा इन सारे विषयों के ऊपर। मेरे माता पिता जो है कभी मुझे इन विषयों से रोकते नहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर वो कहते हैं कि भाई अपनी सुरक्षा का थोड़ा ध्यान रखो, चिंता करते हैं और थोड़ी चिंता करते हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ इस बात के लिए अपने आप को कि मेरी जो धर्मपत्नी हैं, मेरे माता पिता हैं, इन सारे विषयों पर मेरा सहयोग करते हैं। मेरा अपना समाज, जो स्थानीय समाज है, मेरा गाँव है, सब लोग मुझे इस बात के लिए सपोर्ट करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे जो ताकत मुझे मिलती है और अपने संगठन से जो मुझे ऊर्जा और ताकत मिलती है, संगठन का जो बड़े मेरे अधिकारी हैं संगठन के, उनका जो मार्गदर्शन रहता है, उनका जो स्नेह मुझे मिलता है इन सारे विषयों के ऊपर, और जो उनसे मुझे टिप्स मिलते हैं, उसके ऊपर ही मैं काम करता हूँ। और हमारे संगठन में कार्यकर्ता बड़ा नहीं होता, हमारे संगठन में संगठन बड़ा होता है और संगठन ही तय करता है कि कार्यकर्ता को क्या करना है। तो निश्चित तौर पर मेरे संगठन को ही इस चीज़ का श्रेय जाता है, मुझे नहीं जाता है। मैं तब हूँ जब मेरा संगठन है, और निश्चित तौर पर संगठन के सभी अधिकारी इसके लिए, मतलब उनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझे इस तरह से गढ़ा है, इस तरह से बनाया है उन्होंने, हमारे अधिकारियों ने समय लगा करके, बड़े कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने। और इस फिनोमिना में ये जो प्रकृति हमारी बनी है, ये उन सब के प्रयासों के कारण बनी है, और ये डेडिकेशन भी संगठन के कारण ही है। और दूसरे, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एक सैनिक परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो निश्चित तौर पर उनका भी एक कुछ चीज़ें ब्लड में होती हैं। उन्होंने ग्रूम किया आपको उस तरीके से। हाँ, ब्लड भी होती जो है, वो देशभक्ति, वो राष्ट्र प्रेम और अपने समाज के प्रति समर्पण कहीं ना कहीं उनसे भी मुझे मिला है। और मेरे परिवार, मेरे चाचा जी हैं, मेरे परिवार के सभी लोग, मतलब उनका बहुत स्नेह मेरे ऊपर रहता है, और सबके मार्गदर्शन के कारण ही मैं मतलब इस सारे काम को कर पाता हूँ। और ये कोई मेरी तरफ से, आप जितना इसको बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस इतने बड़े विराट समाज के लिए मेरा एक छोटा सा गिलहरी प्रयास है, और उसमें निरंतर हम लगें, और समाज से ही हमें ऊर्जा मिलती है। समाज अगर हमारे साथ नहीं होगा तो हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल जी, आपने, हालांकि मैं संघ के प्रचारकों से और संघ के कार्यकर्ताओं से मिलता रहता हूं, मैं जानता हूं कि कितने अभाव में वो कार्य करते हैं। आप नहीं बताएंगे, लेकिन हमें वो चीज़ें पता है कि उनके अंदर जोश पूरा होता है, उनके अंदर समर्पण पूरा होता है। लेकिन सत्ता में भाजपा केंद्र और राज्य में भी है, फिर भी संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो योद्धा हैं, वो कम रिसोर्सेज में इतने बड़े रिजल्ट्स वो लेकर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और हिंदू जागरण मंच, जैसा कि पहले मुझे ये लग रहा था हिमाचल में जब मैं कार्य कर रहा था, तो मुझे लगता था कि संघ की जिहाद को लेकर यहाँ पर वो ज़्यादा काउंटर नहीं कर रहा है,
क्योंकि मैं ये फील कर रहा था गौतम जी, लेकिन आपसे मिलके वो चीज़ मुझे अब क्लियर हुई कि आप लोग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, दिन रात कार्य कर रहे हैं, लगातार आप कॉल रिसीव करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य से। ये चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल ये आप लोगों को भी समझ आएगा, क्योंकि जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो इस जिसके अंदर वो सेक्युलर का जो वायरस है जो काफ़ी हावी हो चुका है, वो क्रॉनिक स्टेज पर पहुंच चुका है, तो ये समझता है कि इन मुद्दों पे बात करना जो है ना, ये बेहुदा लोग ऐसी बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई तो बताइए कि अफगानिस्तान में जब अब तालिबान आया तो हमारे सिख बंधु गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर वहां से आ रहे हैं, और उनकी जनसंख्या जब वहां पर लाखों में थी, हिंदू वहां पर लाखों में थे, आज हिंदू आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। आज सिख समुदाय के लगभग 250 से 500 के बीच में वहां पर पॉपुलेशन बची है, जबकि यही सबसे बड़ा सामर्थ्यवान समाज था। और हिमाचल में भी सनातन समाज सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर समाज और सबसे बड़ा समूह जो है, और हम हिंदू, हम सनातन धर्म के लोग ही हैं, भारत में भी हम ही हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस तरह से धीरे धीरे ये डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है। और हिमाचल के लोग, मैं पहले बता चुका हूँ, सर ने बताया कि भोले वाले लोग हैं, बड़ी आसानी से हम ट्रैप में आ जाते हैं। यहाँ पर ये सॉफ्ट टारगेट है जो मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज तरीके से कॉर्पोरेट और पूरी मतलब प्लानिंग के साथ जो कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने वॉर रूम्स बना रखे हैं, जिनके पास जैसे गौतम जी ने बताया कि वो प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, वो सॉर्ट कर लेते हैं प्रोफाइल्स। ये एक इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, तो आप भी सचेत रहिए। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, अपने जो हमारा सनातन समाज है वो हिंदू जागरण मंच को अधिक से अधिक सपोर्ट करे, चाहे बल से, चाहे धन से, चाहे किसी भी तरीके से। हम इनके नंबर्स, इस संस्था के नंबर्स, इनके अकाउंट डिटेल्स आपको नीचे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब बिल्कुल खुले मन से आप सपोर्ट करिए। अब इतना सपोर्ट करिए कि इन्हें कहना पड़ जाए कि भाई अभी रुक जाइए, अभी हमें और नहीं चाहिए, ताकि अगर ये ताकतवर होंगे तो समाज ताकतवर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हाँ फील्ड भी रहते हैं, क्योंकि मुझे भी इन्हें ढूंढने में 5-6 महीने लग गए। मैं ढूंढ रहा था कि कौन ऐसे वो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जिनको इस समस्या के बारे में बारीकी से पता है, तो उन्हें ढूंढने में मुझे 6 महीने लग गए। तो आप सोचिए कि आप लोग जो कि जिनके अंदर कोई संवेदना ही नहीं है समाज को लेकर, जो इस विषय को ये समझते हैं कि कुछ फूगा है, कुछ सोशल मीडिया पे सनसनी चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अंत में गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत शक्ति मिली, मैं खुद बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ। और आपका जो संघर्ष है और आपका जो तप है वो जरूर आपको फल देगा। हम ही इन शब्दों से ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। रवि जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस विषय को लेने का साहस दिखाया और आप इतने दूर से चलकर मेरे तक पहुँचे, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और निश्चित तौर पर जब आप जैसे युवा पत्रकार इन विषयों को लेंगे तो समाज का जागरण होगा, और निश्चित तौर पर समाज इन विषयों के ऊपर अवेयर होकर के इनकी गंभीरता को समझेगा, और हम इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे। और हिंदू जागरण मंच जो है अपने संपूर्ण समाज को एकजुट करते हुए अपने समाज की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।